मेरा नाम सरोज है। मैं एक ऐसे गांव में रहती थी जहां पर रीति रिवाज और परंपराओं ने अपनी जड़ों को बहुत गहराई तक फैला रखा था। जहां पितृसत्ता हर एक चीज में साफ साफ दिखाई देती थी, जिसका एक उदाहरण मेरा अपना खुद का परिवार भी था। मेरे घर में जब भी किसी बेटी के पैदा होने की खबर आती तो कोई खुशी नहीं होती थी, बल्कि वो दिन किसी मातम के जैसे लगता था। बेटियों पर हर तरह की पाबंदी लगाई जाती थी और वहीं बेटे खुलकर आजादी से अपनी जिंदगी जीते थे। जो भी रीति रिवाज थे उन सबका बोझ सिर्फ बेटियां अपने कंधों पर ढोती थीं। मेरे परिवार में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन सुख सुविधाओं में जैसे बेटियों का कोई हिस्सा नहीं था, सिर्फ बेटों का ही अधिकार माना जाता था। और यही वजह थी कि शिक्षा का अधिकार भी सिर्फ हमारे यहाँ बेटों को था, बेटियों को नहीं। लेकिन फिर भी जो नई पीढ़ी थी, उनकी सोच में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन था, जिस वजह से मेरी जो बड़ी बहनें, चाहे वो मेरी सगी हो या मेरे चाचा ताऊ की बेटियां, उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए पास के ही एक स्कूल में जाने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन वो स्कूल जितनी क्लास तक था, बस उतनी ही पढ़ाई करने की इजाज़त थी, उसके आगे नहीं। और ये मेरे दादाजी का सख्त आदेश था। मेरे दादाजी घर में अपने खौफ के लिए जाने जाते थे। वो जैसे ही घर में कदम रखते और खकारना शुरू करते तो घर की सारी औरतें और लड़कियां इधर उधर का कोना पकड़कर छुप जाती थीं। उनके फैसले को ही आखिरी फैसला माना जाता था और उनके फैसले के खिलाफ बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। घर के मर्द जब भी घर में होते तो ऐसा लगता कि जैसे पूरे घर में कर्फ्यू लगा दिया गया हो। किसी भी लड़की को ना तो ऊंची आवाज में बोलने की इजाजत थी और ना ही हंसने की। यहाँ तक कि हम कैसे उठेंगे बैठेंगे, हमें कब घर से बाहर कदम रखना है, हमें क्या पहनना है, ये सारी चीजें घर के मर्द ही तय करते थे। मैं बचपन से ही इस घुटन भरे माहौल में सांस लेती थी और धीरे धीरे इस माहौल में जिंदगी जीना भी सीख लिया था। समय के साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि यहाँ पर लड़कियों के किसी भी इमोशन की कोई कदर नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आदमियों के हुक्म को बजाया जाता है, क्योंकि घर के मर्दों का मानना था कि लड़कियां अगर ज्यादा पढ़ लिख गईं तो वो अपनी मनमानी करेंगी, जिद्दी बन जाएंगी और अपनी जरूरत की इच्छाएं हमारे सामने रखेंगी। और कई बार तो ऐसी लड़कियां जो ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, वो आवारा होकर परिवार की इज्जत पर भी दाग लगा देती हैं। इसीलिए जब कभी भी मेरे दादाजी के सामने किसी पढ़ी लिखी लड़की का जिक्र हो जाता तो उनके शब्दों में नफरत उतर आती थी, क्योंकि उनकी नज़र में तो एक औरत का वजूद सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर कैद रहने और आदमियों के हिसाब से चलने को ही माना जाता था। मुझे अपने दादाजी से इस वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन क्या करती, वो घर के बड़े थे और मेरे पिताजी खुद ही उनसे बहुत डरते थे। तो फिर भला मेरी उनके सामने क्या बिसात। घर की कई लड़कियों ने उनके हर एक फैसले के आगे सर झुका दिया था, लेकिन मैं आगे और पढ़ना चाहती थी और इसीलिए मैंने अपनी इच्छा अपने पापा से जाहिर की, क्योंकि मेरे पापा दादाजी के जैसे नहीं थे। हाँ, उन पर उनकी सोच का असर जरूर था, लेकिन इतना नहीं जितना दादाजी रूढ़िवादी थे। पिताजी, बेटियां आगे पढ़ना चाहती हैं। मैं भी चाहता हूं कि वो कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई तो कर लें। अब जमाना काफी बदल रहा है, बेटियों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी हो गई है। मेरे पापा ने एक बार हिम्मत करके बहुत ही धीमी और डरी हुई आवाज में दादाजी से हमारी पढ़ाई को लेकर बात करने की कोशिश की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रामवीर? क्या तुम्हें मेरे नियमों के बारे में नहीं पता कि इस घर की कोई भी लड़की कॉलेज की दहलीज कभी पार नहीं करेगी? यही मेरा आखिरी फैसला है। और खबरदार, जो आज के बाद किसी ने भी यह किस्सा मेरे सामने छेड़ने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे जीते जी मेरी इज्जत पर कोई भी दाग नहीं लगा सकता। दादाजी ने गुस्से से दहाड़ते हुए पापा को चुप करवा दिया। मैं दरवाजे के पीछे से ये सब कुछ सुन रही थी और मेरे अंदर बगावत की जगह एक ऐसी लहर उठी जिसने मुझे एहसास दिला दिया कि अपनी बात मनवाने के लिए कभी भी सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकता। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अब भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से अपने रास्ते तैयार करूंगी। पर समय हमेशा एक सा नहीं रह पाता। मैं जब स्कूल में ही पढ़ रही थी तब एक दिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से मेरे दादाजी का देहांत हो गया और उनके जाने के बाद पूरे घर की बागडोर मेरे पापा के हाथ में आ गई। दादाजी के मरने पर मैंने कोई भी दिखावे का दुख नहीं दिखाया, क्योंकि सच्चाई यही थी कि मेरी आज़ादी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अब दूर हो चुकी थी। उनके जाने के बाद ही मैंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला कर लिया
और इसके लिए मैंने अपने पापा से लगातार बात करनी शुरू की। मैंने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया था, बल्कि साफ अंदाज में अपनी बात रखी। पापा, मुझे आगे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगी। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मेरी वजह से आपका नाम कभी भी खराब नहीं होगा, लेकिन मुझे एक अनपढ़ बनकर इस घर में नहीं रहना है। मैंने पापा की आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखते हुए कहा। लेकिन सरोज, तुम्हारे दादाजी, उनकी आत्मा ये सब देखकर बहुत दुखी होगी। तुम जानती हो ना कि हमारे परिवार में लड़कियां कभी भी कॉलेज की चार दीवारी के अंदर नहीं पहुंची हैं, और फिर आसपास वाले क्या कहेंगे? वो लोग तो मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। पापा ने परेशानी से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए अपनी वही परंपरा की मजबूरी का रोना रोया। पापा, गांव वाले हमें खाने को रोटी नहीं देते हैं। आप मेरी जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मैं अपने दिए हुए वादे को पूरी तरह से निभाऊंगी। मैं हर रोज आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ ही वापस आऊंगी। बस आप मुझे ग्रेजुएशन पूरा कर लेने दीजिए। मैंने अपने आत्मविश्वास से गांव वालों का डर जो मेरे पापा के सिर पर मंडरा रहा था, उसे पूरी तरह से साफ कर दिया। पापा आखिरकार मेरी बात को समझे और उन्होंने मेरे आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी, लेकिन एक बहुत ही कठिन शर्त के साथ कि मुझे हर रोज पापा के साथ ही कॉलेज जाना होगा और उनके साथ ही छुट्टी के बाद वापस भी आना होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं उनके बिना आऊंगी या जाऊंगी। मैं जब भी कॉलेज जाती तो नज़रें ज़मीन पर होती और एक रोबोट की तरह सीधे उनके पीछे पीछे चलते हुए ही आती जाती। रास्ते में मुझे इधर उधर देखने की इजाज़त नहीं थी। मैं जेल जैसी शर्त को अपनी पढ़ाई की कीमत समझकर चुका रही थी। मेरा मकसद था कि मेरे हाथ में डिग्री हो, ताकि मुझ पर अनपढ़ होने का दाग ना लग सके। बड़ी मुश्किल से और इतने सारे नियमों के बीच मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरा ध्यान हमेशा सिर्फ किताबों पर ही रहा और मैंने कभी भी बेकार के कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। उनकी शादी भी हमारे जैसे परिवारों में ही हुई थी, जहाँ पर लड़कियों की मर्जी पूछ लेना बहुत ही बड़ा पाप समझा जाता था। जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो मेरे पापा को मेरी शादी की फिक्र होने लगी और वो मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढने लगे। इसकी वजह ये थी कि मुझसे छोटी एक बहन और थी। वो इस वक्त स्कूल में पढ़ रही थी। पापा चाहते थे कि मैं जल्दी से अपने घर की हो जाऊं, ताकि उनका बोझ कुछ कम हो जाए। मेरे लिए तो ये सब भी साधारण बात थी। मैं जानती थी कि इस समाज में लड़कियों के लिए 18 के होने के बाद जो अगला पड़ाव है वो शादी ही है। फिर मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। मेरे ससुराल वाले काफ़ी अमीर परिवार के थे। मेरे ससुराल के परिवार में सास ससुर और मेरे पति और एक नंद थी। मेरे ससुर जी काफ़ी लंबे समय से विदेश में काम कर रहे थे और शादी के कुछ समय के बाद ही वो मेरे पति को भी अपने साथ विदेश उस काम को संभालने के लिए ले गए। मैंने अपने पति के जाने के वक्त कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं किया, बल्कि मुझे ये लगा कि आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी कदम है। मैं अपने ससुराल में आकर खुश थी। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ मेरी ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी और मुझे वो इज्जत मिलेगी जो मुझे कभी अपने घर में नहीं मिल सकी। लेकिन मेरी ये सोच जल्दी ही गलत साबित हो गई थी। मेरी सास बहुत घमंडी और अपने बनाए हुए दायरे और नियमों में बंधी हुई औरत थी। वो अपनी खुद की बेटी पर तो कोई भी बंदिश नहीं लगाती थी, जबकि मुझे घर की दहलीज पार करने की भी इजाज़त नहीं देती थी। मेरी ज़िंदगी का दायरा सिर्फ किचन और घर के कामों तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन मेरे साथ ये जो गिरा हुआ व्यवहार किया जाता था, इसकी सबसे बड़ी और शर्मिंदगी से भरी वजह थी मेरे मायके का वो काला धब्बा। दरअसल मेरी शादी के कुछ महीने बाद मेरी छोटी बहन जो स्कूल में पढ़ती थी, वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी। इस हादसे ने हमारे परिवार के नाम और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था और हर तरफ हमारे नाम की बातें होने लगी थी। इसका ताना मुझे हर रोज मेरी सास से सुनना पड़ता था कि तुम्हारे परिवार का खून ही गंदा है। देखो, तुम्हारी बहन ने कैसा काम किया है, सब तरफ नाक कटवा दी है, तुम्हारे बाप के माथे पर कलंक लगा दिया। सास ने एक सुबह बड़े ही जहरीले अंदाज में मुझे ताना दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिखती थी। मैंने उनसे कहा, माँ जी, एक बात बताइए, अगर मेरी बहन ने ऐसा किया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? जिसने जो किया है उसे उसकी सजा खुद मिलेगी ना। मैं तो आपके घर में पूरी ईमानदारी से रह रही हूँ। मेरे कर्मों का जवाब मैं खुद दूंगी ना कि मेरी बहन। मैं बिना किसी डर के उनकी आंखों में देखते हुए कड़क अंदाज में जवाब दिया। मैंने कभी भी रोना धोना या बिना बात माफ़ी मांगना नहीं सीखा था। क्यों? तुम्हारी गलती क्यों नहीं है? तुम भी तो उसकी बहन हो। इसीलिए तो
मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देती। क्या पता तुम भी बाहर जाओ और कोई नया तमाशा खड़ा कर दो। जैसी बहन वैसी तुम, आखिर हो तो एक ही खून की पैदाइश। मेरी सास ने नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा। उनके शब्द मेरे लिए नए नहीं थे। मैंने उनकी बात सुनी और अपने काम में लग गई। मेरा मानना था कि इंसान को अपने कर्मों से ये साबित करना चाहिए कि वो क्या है। दूसरी तरफ मेरी नंद को मेरी सास ने पूरी आज़ादी दे रखी थी। वो कॉलेज जाती थी और कभी कभार पढ़ाई के बहाने अपनी सहेलियों के घर भी चली जाती थी। उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके हाव भाव, सब कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस पर मेरी सास आंख बंद करके भरोसा करती थी। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। मेरी बेटी बहुत सीधी और समझदार है। मैंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। ये कभी भी हमारे माथे पर दाग नहीं लगाएगी, जैसे तुम्हारी बहन ने तुम्हारे माँ बाप का सर झुका दिया। मेरी सास मोहल्ले की औरतों के सामने बड़े गर्व से अपनी बेटी की तारीफ करती और उसी के बहाने मुझे तिरछी नजरों से देखकर नीचा दिखाती। उनका मकसद सिर्फ मुझे छोटा साबित करना होता था। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने मेरी सास को समझाने की कोशिश की कि जमाना बहुत खराब है, जवान बेटियों को इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए। आजकल की हवा भी ऐसी है कि कदम कब फिसल जाए पता ही नहीं चलता, इसीलिए सावधानी जरूरी है। लेकिन मेरी सास ने तुरंत उसकी बात काट दी और घमंड से बोली, आप मेरी बेटी की चिंता मत करिए। मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो हमेशा मेरी इज्जत का ख्याल रखती है। मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। आप अपने घर की चिंता करिए, मेरी बेटी पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। उनका ये अंधा भरोसा मुझे अंदर ही अंदर खटकता था, लेकिन मैंने कभी उनके मामलों में दखल नहीं दिया। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को काबू में रखना सीख लिया था। मैं जानती थी कि अंधा भरोसा कई बार इंसान को बड़े गड्ढे में गिरा देता है। मेरी नंद की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और विदेश में रहने वाले मेरे पति का फोन आया कि अब उसकी शादी के लिए लड़का देखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तो आ ही रहे हैं। मैंने भी उनकी बात से सहमति जताते हुए सास से कहा, माँ जी, इनका कहना ठीक है। रीना की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तब उसकी शादी कर देना सही रहेगा, ताकि वो अपने घर की हो जाए और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें। तुम अपने काम से मतलब रखा करो। मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती, वो आगे पढ़ना चाहती है और मैं उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। तुम अपने परिवार की सोच यहाँ मत लाओ। मेरा खानदान तुम्हारे खानदान से अलग और ऊंचा है। सास ने मेरी बात को अकड़ के साथ ठुकरा दिया। उनका अंदाज हमेशा की तरह मुझे नीचा दिखाने वाला था। मेरी नंद शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो जिद कर रही थी कि उसे यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करनी है और मेरी सास उसकी हर इच्छा के सामने झुक जाती थी। उन्होंने शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला भी करवा दिया। मैं चुपचाप ये सब देख रही थी। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद से मेरी नंद के रहन सहन और व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वो अब अक्सर देर से घर लौटती और ज़्यादातर समय अपने कमरे में बंद होकर मोबाइल में लगी रहती थी। वो बेफिक्र और लापरवाह दिखने लगी थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें आज इतनी देर क्यों हो गई है यूनिवर्सिटी से आने में? जब वो अंधेरा होने के बाद घर आई, मेरा मकसद उसे टोकना नहीं बल्कि घर के नियमों के हिसाब से पूछना था। उसने तीखे अंदाज में जवाब दिया, भाभी, आप मुझ पर नज़र रखना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सहेलियों के साथ नोट्स बना रही थी और मम्मी को सब पता है, इसीलिए आप मुझ पर हुक्म मत चलाइए। और वो तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैं चुप रह गई। उसकी अकड़ देखकर मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये ज़्यादा आज़ादी एक दिन बड़ा तूफान लाएगी, लेकिन घर में मेरी कोई हैसियत नहीं थी, इसीलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। मेरी सास का ही घर में राज चलता था, जहाँ मेरी बात की कोई कीमत नहीं थी और नंद की हर बात को सिर पर बिठाया जाता था। एक दिन फिर मैंने सास से कहा, माँ जी, आज फिर रीना को आने में देर हो गई है। देखिए, अंधेरा हो गया है और वो अभी तक नहीं आई। मेरी आवाज़ में चिंता नहीं बल्कि सीधा सवाल था। तो तुम्हें इससे क्या परेशानी है? वो पढ़ने गई है, कोई गलत काम करने नहीं। तुमसे पहले भी कहा है, अपने काम से काम रखो। सास ने गुस्से में मुझे फिर से चुप करवा दिया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा काम है आपको सतर्क करना, और वो मैंने बोल दिया है। कल को अगर कोई भी ऊंच नीच हो गई तो फिर मुझे जाकर अपना रोना मत रोइएगा। मैं सिर्फ घर के नियमों की याद दिला रही हूँ। मैंने कंधे उचकाते हुए ठंडे अंदाज में जवाब दिया और वापस किचन में चली गई। मेरे चेहरे पर कोई हमदर्दी नहीं थी। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था।
पीछे से सास चिल्लाकर बोली, अपनी जुबान को लगाम लगा कर रखा करो सरोज। मेरी बेटी के बारे में आइंदा से अगर बकवास करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुम्हारी बहन की तरह भगोड़ी नहीं है, वो एक खानदानी और इज्जतदार लड़की है। मेरी सास मेरी पीठ के पीछे जहर उगल रही थी और मेरे परिवार वालों को बुरा भला कह रही थी। वो इस वक्त बुरी तरह से भड़क चुकी थी। माँ जी, वक्त सब कुछ साबित कर देगा। कई बार अंधा भरोसा इंसान को मुंह के बल भी गिरा देता है और तब आपको आपकी जहरीली बातें याद आएंगी। मैंने पलटकर उनकी आंखों में देखते हुए सीधा और खड़ा जवाब दिया। मुझे उनके गुस्से की उस वक्त कोई परवाह नहीं थी। उस दिन के बाद मैंने नंद के किसी भी मामले पर बोलना बंद कर दिया था। मेरा पति और ससुर अभी भी विदेश में थे और घर में हम सिर्फ 3 औरतें रहती थीं। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी नंद की तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। उसके चेहरे की चमक गायब होने लगी थी और वो हर वक्त थकी थकी सी रहती थी। शुरू में तो मेरी सास को लगा कि शायद पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से उसकी ऐसी हालत है। लेकिन मामला उस दिन गंभीर दिखाई देने लगा जब उसे उल्टियां भी आना शुरू हो गईं। जैसे ही वो खाना खाने बैठती तभी अचानक से उसे उल्टी आने लगती और फिर वो उल्टी कर देती। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है मम्मी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है, नंद ने एक दिन खाना खाते समय नाक सिकोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। मेरी फूल सी बेटी को न जाने किसकी नजर लग गई है। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। सास ने परेशान होते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। वो इस वक्त बहुत परेशान और डरी हुई थी। उसे नजर नहीं लगी है। मुझे लगता है कि इसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। आप इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाइए। इसे रोज रोज उल्टियां हो रही हैं और ये कमजोर भी हो गई है। हो सकता है कि इसे कोई अंदर ही अंदर दिक्कत हो रही हो। ये घरेलू नुस्खों से कुछ भी नहीं होगा। मैंने किचन के बर्तन साफ करते हुए उन्हें अपनी राय दी। मुझे अपनी ननद से कोई हमदर्दी नहीं थी, बस मैं उन्हें सीधा रास्ता बता रही थी। तभी सास पीछे से चिल्लाई, तुझे तो बस मौका चाहिए मेरी बेटी को बीमार साबित करने का। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अपनी राय तुम अपने पास रखो, मुझे मत सिखाओ। सास ने अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए मुझे डांटा। वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। आपकी जो मर्जी है वो करिए, मेरा फर्ज था आपको बताना, बाकी आप जाने और आपकी बेटी जाने। इस तरह के जो लक्षण दिखते हैं उन्हें नजरअंदाज करना अक्सर बेवकूफ़ी होती है। इसमें नुकसान आपका ही होगा। मैंने एक बार फिर से जवाब दिया और अपने काम में लग गई। सास ने मोहल्ले के मंदिर में बैठने वाले पंडित जी से ननद को झाड़ फूंक करवाना शुरू किया, लेकिन मेरी नंद की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसका वजन बहुत कम हो गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका पेट बढ़ता हुआ लग रहा था और उसकी तारीख भी रुकी हुई थी। एक सुबह उसकी हालत बहुत खराब हो गई, इतनी कि वो जब वॉशरूम के लिए जा रही थी तभी दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। गिरने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। सरोज, सरोज, जल्दी आओ, देखो रीना को क्या हो गया है। ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है, इसे होश नहीं आ रहा है। सास ने नंद के पास बैठते हुए उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रखा और चिल्लाकर मुझे आवाज दी। वो बुरी तरह से रो रही थी और उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने आपको पहले ही कहा था माँ जी कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए, लेकिन आपको तो बस मुझसे दुश्मनी निकालनी है। अब यहाँ बैठकर रोने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी से इसे उठाइए, मैं भी रिक्शे वाले को बुलाती हूँ। मैंने बिना अपनी घबराहट को दिखाए उन्हें राय दी और तुरंत दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। सास की हालत इस वक्त बहुत खराब थी, इसीलिए उन्होंने मेरी एक भी बात का बुरा नहीं माना। हमने तुरंत ही रिक्शा वाले को मोहल्ले के क्लिनिक पर चलने के लिए कहा, जहां एक पुरानी डॉक्टर नीतू बैठती थी। क्लिनिक में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वहां पर दवाइयों की महक ऐसी थी जो सहन करना मुश्किल था। सास ने मुझे क्लिनिक के बाहर ही बैठने को बोल दिया और खुद ननद को सहारा देकर चेकअप वाले कमरे में लेकर चली गई। मैं बाहर लकड़ी की बेंच पर बैठी दीवार पर लगी घड़ी को देखती रही। मुझे इस बात से कोई मतलब भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं उनके साथ आ गई थी। करीब आधे घंटे के बाद क्लिनिक के कमरे का दरवाजा जोर से खुला और जो नज़ारा मैंने देखा वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग था। सास ने मेरी नंद का हाथ बड़ी ही बेदर्दी से पकड़ा हुआ था और वो लगभग उसे घसीटते हुए बाहर ला रही थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखों से आंसू भी बह रहे थे।
मेरी नंद के चेहरे पर सफेदी छाई हुई थी। वो एकदम पत्थर की मूरत लग रही थी और उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे बाहर ही निकल आएंगी। चल मेरे साथ, मैं तेरी जान ले लूंगी। तूने मेरी नाक कटवा कर रख दी है, बेड़ा गर्क कर दिया तूने। सास ने क्लिनिक की गैलरी में से जोर से घसीटते हुए दहाड़ कर कहा। उनकी आवाज में भयंकर नफरत और गुस्सा था, जिसे देखकर मैं भी एक पल के लिए घबरा गई थी। क्या हो गया है माँ जी? डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? मैंने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा। और आप इसे इस तरह से घसीट क्यों रही हैं? देखिए माँ जी, थोड़ा शांत हो जाइए, आसपास लोग देख रहे हैं, फालतू का तमाशा मत बनाइए। मैंने अपनी जगह से उठते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश की और आसपास मौजूद मरीजों की तरफ इशारा करके दिखाया, जो हैरानी से हमें ही देख रहे थे। मुझसे कुछ मत पूछो सरोज, जल्दी से किसी रिक्शे वाले को बुलाओ, मुझे इस कमबख्त को घर लेकर जाना है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सास ने अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह छुपाते हुए रोकर जवाब दिया। वो तेजी से क्लिनिक के दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने और कोई सवाल नहीं किया और तुरंत भागकर एक रिक्शा रुकवाया। पूरे रास्ते मेरी सास धीमे धीमे नंद को उल्टी सीधी सुनाती रही, लेकिन मेरी नंद ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसकी आंखें जैसे पत्थर की हो चुकी थी और वो लगातार नीचे ही देखती रही। घर पहुंचते ही सास ने उसे घसीटते हुए उसके कमरे में धक्का दिया और खुद भी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद अंदर से चीजों के गिरने और टूटने की आवाज आने लगी और मेरी नंद भी साथ में चिल्ला रही थी। मैं उसके दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। मेरे चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी साफ नहीं था। इसीलिए जब कुछ देर बाद सास कमरे से बाहर आई तो मैंने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकते हुए पूछा, आप ये सब क्या कर रही हैं माँ जी, और उसे मार क्यों रही हैं? आखिर बात क्या है? मेरी सास बुरी तरह से हाँफ रही थी और पसीने में भीगी हुई थी। आज मैं इस कलंकिनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरा मुंह काला कर दिया है, मेरी इज्जत की अर्थी निकाल दी है। मैं तो इसकी जान ही ले लूंगी। सास ने जोर से चिल्लाते हुए मुझे पीछे धक्का दिया। वो बिल्कुल पागलों जैसी लग रही थी। उनके बाल बिखर गए थे और उन्हें अपनी साड़ी का भी होश नहीं था कि वो किधर जा रही है। लेकिन आप साफ साफ बताती क्यों नहीं हैं? किसने क्या किया है? डॉक्टर ने आखिर क्या कहा है? आप तो उसका चेकअप कराने के लिए ले गई थी ना? साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्यों हर बात गोल गोल घुमा रही हैं? मैंने भी परेशानी में अपने माथे पर हाथ रखते हुए अपनी बात दोहराई। मैं कह तो रही हूं ना, इसने मेरा मुंह काला कर दिया है। सरोज, इसके पेट में पाप पल रहा है। डॉक्टर ने मेरे मुंह पर यह मनहूस खबर दे दी है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये कहकर वो वहीं जमीन पर बैठ गईं और सीना पीट कर दहाड़े मारकर रोने लगी। उन्होंने एक ऐसा भयानक सच उगल दिया था जिसका मुझे अंदाजा तो होने लगा था, लेकिन फिर भी दिल में कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। उनका सारा घमंड टूट चुका था। हालांकि ये सब सुनकर मुझे कोई सदमा नहीं लगा, क्योंकि जिस चीज का ताना वो मुझे दिन रात देती थी, आज वही दाग उनकी अपनी बेटी ने उनके माथे पर लगा दिया था और मैंने इसे कर्मों का फल ही माना। जिसने जो बोया वही काटा है। आपको पूरा भरोसा है कि डॉक्टर ने आपसे यही कहा है क्या? उन्होंने इसका कोई टेस्ट भी किया था या सिर्फ यूं ही अंदाजा लगाकर बोल दिया? मैंने अपने अंदर के जज्बातों को दबाते हुए सीधा सवाल किया। मैं डॉक्टर को इसके एक एक लक्षण बता चुकी थी। उन्होंने इसका पेट चेक किया और इसकी हालत देखकर ही बता दिया कि 3-4 महीने हो चुके हैं। वो इसका अल्ट्रासाउंड करने वाली थी, लेकिन मुझे इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि मैं इसे वहां से घसीट लाई, क्योंकि वहां पर मोहल्ले की औरतें आ गई थीं और मैं उनके सामने ऐसी बदनामी नहीं करवा सकती थी। मैं तो बर्बाद हो गई सरोज। सास ने रोते हुए अपना चेहरा पल्लू में छुपा लिया। उनकी आवाज में निराशा थी। रीना ने आपको बताया कि आखिर ये सब किसके साथ हुआ है? इतना कहकर मैं चुप हो गई। मैंने फिर पूछा, क्या उसने किसी का नाम बताया? ये कहते हुए मैंने एक बार फिर खिड़की से नंद की तरफ देखने की कोशिश की। सास नफरत से जोर से चिल्लाई, कमबख्त गूंगी बन गई है, कुछ भी नहीं बोलती है, और इसीलिए मैंने इसके मुंह का ऐसा हाल किया है कि अब चाहेगी भी तो भी नहीं बोल पाएगी। कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। झूठी मक्कार कहीं की, न जाने कब से मुझे बेवकूफ बना रही थी। सास ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उनकी आंखों में आज मैंने पहली बार अपनी ही बेटी के लिए इतनी भयंकर नफरत देखी थी। ये तो बहुत बड़ी बात है माँ जी। अब तो इन्हें और ससुर जी को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। आखिर वो इस घर के मर्द हैं, उन्हें इतनी बड़ी बात जानने का पूरा अधिकार है।
मैंने सच्चाई की गंभीरता को साफ करते हुए दो टूक अंदाज में कहा। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ जो किया गया था उसका बदला पूरा हो रहा है। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे या मेरे पति को फोन भी किया तो तुम नहीं जानती, वो लोग इसे जिंदा ही गाड़ देंगे और उनके गुस्से को कोई भी नहीं दबा सकता। फिर तो पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी और हमारी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सास पागलों की तरह बार बार यही दोहरा रही थी। ये बात इस घर की चार दीवारी के अंदर ही रहेगी। ये कहकर वो तुरंत ही अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर उंगली दिखाते हुए मुझे सख्त धमकी दी कि तुम अपना मुंह बंद रखोगी। मैं देख रही थी कि डर के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तो फिर ये बताइए कि आप इसका करेंगी क्या? आप कह रही हैं कि किसी को पता न चले, लेकिन पेट तो कभी नहीं छुपाया जा सकता ना। वक्त के साथ सबके सामने आ ही जाएगा। आप इस सच्चाई से भाग नहीं सकती हैं। मैंने उन पर तंज कसते हुए सख्त अंदाज में कहा। मैं उनकी इस बेकार योजना की असफलता बता रही थी। ठीक है, तो फिर मैं इसे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दूंगी जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता। मैं इस पाप को इसी कमरे में कैद करके रखूंगी। तब तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी ना। सास ने बड़ी चालाकी से अपना फैसला सुनाया। लेकिन माँ जी, ये कोई हल नहीं है। आप एक इंसान को भला कब तक कमरे में बंद करके रख सकती हैं और सच्चाई को छुपा सकती हैं? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैंने उनके फैसले को काटते हुए अपनी राय दी। तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकती हूँ या नहीं। ये मेरा घर है और मेरी बेटी है। मैं उसके साथ जो चाहूँ वो करूँगी। तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। सास ने गुस्से में अपनी बात खत्म की और जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उनकी किसी भी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उस दिन के बाद से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। मेरी नंद अपने छोटे से कमरे में पूरी तरह से कैद होकर रह गई। उसके कमरे की खिड़कियां भी बंद कर दी गई थीं और उन पर बाहर से पर्दे लगा दिए गए थे। सास खुद अपने हाथों से उसे दिन में 2 बार खाना देने जाती थी और फिर बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देती थी। मुझे उसके कमरे के पास जाने की सख्त मनाही थी। सास का व्यवहार मेरी नंद के साथ किसी जानवर से भी ज़्यादा बुरा हो चुका था। वो अंदर जाती तो उसे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाती और कई बार उस पर हाथ भी उठाती। मैं बाहर खड़ी होकर ये सब सुनती रहती थी, लेकिन मेरे अंदर कोई भी हमदर्दी पैदा नहीं होती थी, क्योंकि मैंने इस घर में सिर्फ निर्दयता और कठोरता ही सीखी थी। इन लोगों ने जो बोया था अब वही काट रहे थे। मोहल्ले की औरतें जब भी हमारे घर आती तो सास एकदम मंजे हुए खिलाड़ी की तरह झूठी एक्टिंग करने लगती। वो अपने चेहरे पर परेशानी की लकीरें भी नहीं दिखने देती थी, बल्कि खूब हंसी मजाक करती। बहन जी, आपकी बेटी तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती है। यूनिवर्सिटी जाती हुई भी नहीं दिखती। काफी दिन हो गए उसको देखे हुए। मोहल्ले की एक औरत ने एक दिन हमारे घर आकर उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में शक दिख रहा था। अरे, वो तो मैंने उसे अपनी बहन के घर पर भेज दिया है। उसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई थी ना। अब वहां पर वो मेकअप और सिलाई की क्लासेस में जा रही है, सीखने के लिए। उसे बहुत शौक है सिलाई का, मेकअप का, और फिर बेटियों को हर तरह का हुनर आना चाहिए। खाली बैठने से तो दिमाग फालतू की चीजों में लगता है। सास ने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े ही शातिर तरीके से झूठा अंदाज बनाते हुए जवाब दिया। उनकी एक्टिंग देखकर मैं भी दंग रह गई थी। वैसे अच्छा ही है किया आपने। आजकल के हालात भी ठीक नहीं हैं। लड़कियों को घर के हर तरह के काम सीखने चाहिए, उस औरत ने निश्चिंत होकर जवाब दिया। मैं किचन में खड़ी होकर ये सब सुन रही थी और मुझे सास की हर एक बात पर हैरत होती थी। जो औरत कुछ दिन पहले तक अपनी बेटी की पवित्रता की कस्में खाया करती थी, आज वहीं उसके पाप पर पर्दा डालने के लिए झूठ का अंबार खड़ा कर रही थी। दिन धीरे धीरे गुजरे और महीने में बदल गए। नंद की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी चीख पुकार अब दबी हुई सिसकियों में बदल चुकी थी। सास ने प्लान बना रखा था कि बच्चे के पैदा होने के समय वो किसी दाई को ढेर सारे पैसे देकर इस मामले को दबा देंगी और फिर उस आदमी का पता नंद से उगलवा कर उससे उसकी शादी करवा देंगी, जिसकी वजह से आज नंद की ये हालत है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ननद का जो हाल था वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा तो मैंने पहले किसी भी औरत को नहीं देखा था। कई बार मुझे लगता कि इतनी तकलीफ आखिर वो कैसे बर्दाश्त करती है, लेकिन मैंने कभी भी सास के मामलों में दखल नहीं दिया। मैं सिर्फ अपने काम को निपटाती और सास के गंदे खेल से खुद को दूर ही रखती थी। मुझे अच्छे से पता था
कि जिस दिन ये तूफान इस कमरे से बाहर निकलेगा, इस घर की बुनियाद हिल जाएगी और मैं इस बर्बादी को सिर्फ खामोशी से देखने वाली तमाशबीन बनूंगी। और फिर आखिरकार 9वां महीना लगा। मेरी सास एक एक दिन गिन रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके बाद 10वां महीना भी गुजर रहा था और अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। मुझे अब थोड़ी थोड़ी फिक्र होने लगी थी, लेकिन मेरी सास को अपनी बेटी की फिक्र होने की जगह इस बात की फिक्र थी कि इस पाप से उनका पीछा नहीं छूट रहा। एक शाम मेरे पति का फोन आया और उन्होंने बताया कि वो और ससुर जी दोनों ही वापस आ रहे हैं। उनकी फ्लाइट कल सुबह की है और वो कल घर पहुंच जाएंगे। इस खबर ने हमारे घर के माहौल में और ज्यादा टेंशन पैदा कर दी। मैंने उन लोगों की पसंद का सारा खाना तैयार किया। मम्मी, सब ठीक तो है घर में? इतना सन्नाटा क्यों है? और कहाँ है आपकी वो लाडली बेटी? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरे पति ने आलू का पराठा खाते हुए अपनी बहन को ढूंढती नजरों से देखते हुए पूछा। उनकी आंखों में अजीब सी उलझन दिख रही थी। अरे उसे उसे तो मैंने तेरी मौसी के घर पर भेज दिया है, ब्यूटिशियन का और सिलाई का काम सीखने के लिए। तुम लोग काफी लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। सास ने नजर चुराते हुए घबराहट में झूठ बोल दिया। उनके माथे पर पसीना दिख रहा था। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो जब एयरपोर्ट से निकला था तो रास्ते में मौसी के घर होकर आया हूँ। मैं वहां से कुछ सामान लाया था, सोचा मौसी को भी देता चलूं, इसीलिए गया था। लेकिन वहां तो मुझे रीना नहीं दिखी। आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? साफ साफ बताइए। मेरे पति ने गुस्से में सास से पूछा। उनकी आवाज ऊंची हो गई थी, जो कमरे की हवा को बहुत भारी कर रही थी। सास के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनका झूठ और घमंड अब बिखर गया था और वो झूठ बोल बोलकर इतना थक चुकी थी कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए वो वहीं बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ बिना कुछ बोले देख रही थी। अरे उस कमबख्त ने तो हमारा मुंह काला कर दिया है। मैंने पिछले कई महीनों से उसे कमरे में बंद किया है। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। सास ने रोते हुए अपनी बेइज्जती का सच उगल दिया था, जिसे वो इतने लंबे समय से छुपा रही थी। ये सुनते ही वहां तूफान खड़ा हो गया। मेरे पति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनकी नसें तन गईं। आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारे परिवार की नाक कटवा दी। मेरे पति जोर से दहाड़े और तेजी से उस बंद कमरे की तरफ लपके जहां मेरी नंद बंद थी। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मेरे ससुर जी ने भी गुस्से में स्टोर रूम का रुख किया और जब वो कमरे से बाहर निकले तो उनके हाथ में एक भारी लाठी थी और वो तुरंत अपने बेटे के पीछे भागे। इससे पहले कि वो कमरे का ताला तोड़ते, मेरी सास ने तुरंत दौड़कर उन दोनों के पैर पकड़ लिए। वो एक मुजरिम की तरह जमीन पर गिर गई थी। भगवान के लिए रुक जाओ। अगर तुम लोगों ने उसे मार दिया तो फिर पुलिस आ जाएगी और अभी तक मोहल्ले में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन तब हमारा तमाशा बन जाएगा। हमारी बची हुई इज्जत भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। सास ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे मिन्नतें की। उनकी ये प्रार्थना अपनी बेटी के प्यार में नहीं थी, बल्कि समाज की बदनामी के डर से थी। तो बताओ हम क्या करें? इसने जो दाग हमारे मुंह पर लगाया है, क्या हम ऐसे ही समाज में घूमेंगे? बताइए मुझे, इसका क्या हल है? हम आखिर किस किस का मुंह बंद करेंगे? मेरे पति ने मुट्ठियां भींचते हुए गुस्से में चिल्लाकर पूछा। देखो बेटा, जैसे तैसे करके उस बच्चे को एक बार पैदा हो जाने दो। इसके बाद हम इसकी शादी उसी आदमी से करवा देंगे जिसकी वजह से आज हम इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसका ये नाम तक नहीं बता रही। सास ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना पूरा प्लान बताया। अच्छा, और अगर उसने इसके बाद भी इनाम नहीं बताया तो हम क्या सारी जिंदगी इसके पाप को अपने सिर पर उठाकर घूमेंगे? ससुर ने लाठी जोर से जमीन पर पटकते हुए गुस्से में सवाल किया। जब हम इसके बच्चे को इससे दूर कर देंगे और इसे तड़पने के लिए छोड़ देंगे, तभी ये खुद ही बताएगी, और नहीं तो फिर ये हमेशा इस कमरे में ही पड़ी रहेगी। मैं खुद इसकी जिंदगी को नरक बनाकर रख दूंगी। सास ने दांत पीसते हुए एक बहुत ही जालिम और खतरनाक औरत का रूप ले लिया था। मेरी सास ने जैसे तैसे अपने प्लान से मेरे पति और ससुर को चुप करवा दिया। वैसे भी मुझे उनकी ऐसी हरकतों पर कोई भी हैरानी नहीं थी। इस घर के लोगों की सोच सिर्फ अपने झूठ, घमंड और इज्जत के आसपास ही घूमती थी। किसी इंसान की जान की कीमत उनकी नज़र में कोई भी नहीं थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर कहा, आप लोगों को फैसला जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे इन सब मामलों से दूर रखना। मैं किसी भी पुलिस केस या फिर आपकी पंचायत में नहीं पड़ना चाहती। मेरा काम सिर्फ घर संभालना है। मैंने एकदम सपाट अंदाज में अपनी बात कही।
तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो सरोज। अगर ये बात बाहर गई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी मैं इस कलंकिनी के साथ ही दफना दूंगा, समझ गई? मेरे पति ने मेरी तरफ घूरते हुए मुझे धमकी दी। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। मुझे आपकी इन धमकियों की जरूरत नहीं है। मेरा वैसे भी इस सब से कोई लेना देना नहीं। मैं पहले से ही अपने काम से काम रखती हूँ। मैंने बिना किसी डर के उन्हें पलटकर जवाब दिया और किचन में चली आई। सास का व्यवहार उसके साथ बहुत बुरा था। अब तो उसे सूखी रोटी देने लगी थी वो, और सिर्फ पानी ही पिलाती रहती थी। कमरे में कोई भी खास हवा का जरिया नहीं था। वहां से अब बदबू भी आने लगी थी। मेरे पति और ससुर जी दिन भर घर से बाहर रहते और रात को जब लौटते भी तो उस कमरे की तरफ एक बार नजर उठाकर भी नहीं देखते। सास एक दोपहर को किचन में जब बर्तन लेकर आई तो नंद को कोसने लगी। कमबख्त चुड़ैल, मरती भी नहीं है, ना जाने कहाँ से मेरे गले में पड़ गई। पता नहीं क्या मुसीबत है। इतने महीने हो गए लेकिन इंतजार है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने आटा गूंथते हुए कहा कि आप बिना बात अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हैं? अब जो है सो है ही। सास पलटकर बोली, तुम तो पत्थर की हो सरोज। तुम्हें तो किसी का भी दुख दर्द का एहसास ही नहीं होता। मेरी जान जा रही है और तुम अपनी फिलॉसफी झाड़ रही हो। सास ने मुझे गुस्से से ताना मारा। दुख तो उसका महसूस किया जाता है जो लोग बेगुनाह होते हैं, जिसने खुद ही अपने हाथों से आग लगाई हो। भला उनकी जलन पर कैसी हमदर्दी? आपने उसे आज़ादी ही इतनी दे दी थी और इसीलिए उसने अपना अंजाम खुद चुना। मैंने उनके मुंह पर सीधा सच दे मारा। सास मेरे इस खरे जवाब पर चुप हो गई और बड़बड़ाती हुई चली गई। कई बार मैं सोचती कि रीमा ये सब नफरत कैसे अकेले बर्दाश्त कर रही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने उसूलों को याद रखती और अपने दिल में जरा सी भी नरमी पैदा नहीं होने देती। घर के मर्दों का सब्र जवाब दे रहा था। वो बार बार पूछते थे कि आखिर इसके पेट में दर्द क्यों नहीं शुरू हो रहा? क्या हम जिंदगी भर इसका यही बोझ उठाएंगे? सास कहने लगी, मुझे तो लगता है कि जैसे हिसाब में गलती हो रही है। शायद हमसे दिन ऊपर नीचे हो गए हैं। आप ये तो सब कुछ प्रकृति के हिसाब से ही होता है ना, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मेरा पति कहने लगा कि तो फिर ऐसा करो, रात को दाई को अंधेरे में बुलाओ और इसका चेकअप करवाओ और इस मुसीबत को कैसे भी खत्म करो। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पति ने अपना फैसला सुनाया। पागल हो गए हो क्या? दाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी तो पता नहीं कितना समय लग जाए, और कहीं इस बीच अगर उसने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया तो फिर क्या होगा? और फिर वो हमें ब्लैकमेल भी तो कर सकती है। हमें खुद ही चुपचाप इस सब से निपटना होगा। सास ने हम सबको समझाया कि हमें होशियारी से काम लेना चाहिए। घर का हर एक इंसान उस आने वाले बच्चे से दुश्मनी पाले हुए था। सास ने धीरे धीरे कुछ कपड़े और चादर इकट्ठा करके एक कोने में रखना शुरू कर दिया, ताकि जैसे ही वक्त आए वो काम आ जाए। वो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही थी। वो कैसे भी उसके बच्चे से छुटकारा पाकर अपनी बेटी की शादी करवा देना चाहती थी, लेकिन ननद को तो कुछ नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गई थी और उसका पेट लटका हुआ था। उसकी हालत देखकर कई बार रोंगटे खड़े हो जाते थे। मेरे दिल में अगर कभी हमदर्दी उठती भी तो मैं उसको चुप कर देती, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे लिए ही मुसीबत बन जाएगी। हर एक गुजरा दिन अब खामोश तूफान के जैसे दस्तक दे रहा था, क्योंकि अब तो 10वां महीना भी हो गया था, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर में हर वक्त घुटन और मौत जैसा सन्नाटा पसरा रहता। फिर एक दिन एक जरूरी काम के सिलसिले में मेरे ससुर और पति दूसरे शहर गए हुए थे। वो सुबह सवेरे ही निकल गए। दूसरी तरफ मेरी सास को भी हमारे एक रिश्तेदार के घर किसी प्रोग्राम में शामिल होने जाना पड़ा। उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अगर वो नहीं जाती तो लोगों को शक होने लगता और सवाल जवाब होते। इसीलिए उनकी मजबूरी थी। वो मुझे सख्त हिदायत देकर गईं कि उस मनहूस के कमरे में कदम मत रखना। सब लोगों के चले जाने के बाद घर बिल्कुल सुनसान हो गया था और मैं अकेली रह गई। दोपहर का वक्त था और घर बिल्कुल शांत था। मैंने अपना सारा काम निपटाया, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिमाग में वही बंद कमरा लगातार घूम रहा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और वो दरवाज़ा जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने सोचा कि एक बार जाकर देख लूं कि उसकी क्या हालत है। भला किसको पता चलेगा। मैं दबे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ी। सावधानी से कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैर जम गए। कमरे में बहुत अजीब सी उमस और घुटन भरी थी। मेरी नंद कमरे के कोने में पड़ी थी। वो सूखकर कांटा हो गई थी। आंखों के आसपास गहरे गड्ढे थे और चेहरा बिल्कुल बेजान था। कमजोरी इतनी ज़्यादा कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी।
मुझे सामने खड़ा देखकर उसकी आंखों में एक चमक आई। वो मुश्किल से घिसटती हुई मेरे पैरों के पास आई। भगवान के लिए भाभी, मुझे बचा लीजिए। मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मेरा एक बार तो भरोसा करिए। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? उसने मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। उसकी हालत देखकर मेरे अंदर जैसे कुछ पिघलने लगा। 10 महीने कब के बीत गए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। मुझे अब लगने लगा कि ऐसे तो इसकी जान को भी खतरा है। उस वक्त न जाने क्यों मुझे अपनी नंद पर पहली बार दया आने लगी। तुम फिक्र मत करो रीमा, उठो, खुद को संभालो। मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। घर में इस वक्त कोई भी नहीं है जो हमें रोक सके। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और मजबूत अंदाज में उसे तसल्ली दी। मैंने अपने अंदर लोगों के लिए जो नफरत थी उसे एक तरफ रखा और उसकी जान बचाने का फैसला किया। लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था कि अगर घर वालों को इस बात का पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। वो उस लड़की के दुश्मन बने हुए हैं और मेरे इस कदम से वो मेरे भी दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन उस वक्त एक इंसान की जान बचाना मेरे लिए सबसे जरूरी था। मैंने तुरंत रिक्शा बुलवाया और नंद को सहारा देकर घर से बाहर निकाला। उससे पहले मैंने आसपास देख लिया कि कोई देख तो नहीं रहा। मैं जल्दी से रिक्शे वाले से कहा कि अस्पताल चलो। वहां पहुंचकर मैंने इमरजेंसी में डॉक्टर को अपनी नंद की पूरी हिस्ट्री बता दी। डॉक्टर ने उसकी नाजुक हालत देखते ही तुरंत उसे अल्ट्रासाउंड रूम में भेज दिया। मैं बाहर खड़ी कांप रही थी और इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आईं और मुझे अपने कैबिन में बुलाया। मैडम, आप इस मरीज को अब लेकर आई हैं, जब इसकी जिंदगी आखिरी किनारे पर पहुंच गई है, डॉक्टर ने सख्त अंदाज में कहा और रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। डॉक्टर मैडम, आप क्या कह रही हैं? हम तो पिछले 10 महीने से इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय पूरा ही नहीं हो रहा था। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैंने घबरा कर कहा। डॉक्टर बोली, तुम लोग अंधे हो या फिर अनजान? आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। उसका पेट देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मैं हैरान रह गई। फिर मैंने कहा, उसकी तारीख भी तो नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने कहा, बस यही देखकर तुम लोगों ने कहानी बना ली कि उसके पेट में बड़ी बड़ी रसोलियां हैं, जिसकी वजह से उसका पेट इतना बड़ा हो गया है और उसके गर्भाशय को चारों तरफ से घेर लिया है। वो बहुत दर्द में है। उसके शरीर में जहर फैल रहा है। तुम लोग उसे अब लेकर आए हो जब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब उसे बचाना भी मुश्किल है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को हम गुनहगार समझ रहे थे, वो एक खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी। मैंने तुरंत अपने पति को फोन किया और सब बताया। उन्होंने ससुर जी को बताया, फिर मैंने सास को भी खबर दी। अब मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि सच्चाई मेरे साथ थी। वो लोग ये सुनकर सदमे में आ गए और तुरंत अस्पताल पहुंच गए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। मेरी सास डॉक्टर के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, मेरी बेटी को बचा लीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने इलाज ही नहीं करवाया। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, अब रोने से क्या फायदा? ना समय पर जांच करवाई, ना इलाज करवाया और आज हालत यहाँ तक पहुँच गई है। मैं मानती हूँ डॉक्टर, मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने जल्दबाजी में जो दिमाग में आया बस वही सोच लिया और लापरवाही की। लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार मेरी बेटी को बचा लीजिए। हम सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। ससुर भी आगे बढ़कर हाथ जोड़ने लगे। वो अभी अभी अस्पताल की फीस चुका कर आ रहे थे। डॉक्टर ने सारी सिचुएशन अच्छे से समझी और फिर ऑपरेशन की कार्रवाई शुरू की। कई घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। बाहर हम सब लोग बेसब्री से इंतजार करते रहे। ऑपरेशन में सारी बड़ी बड़ी रसौलियां रीमा के पेट से निकाल दी गईं, जिनका वजन बहुत ज्यादा था। इस बीमारी ने उसे अंदर से बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, जिस वजह से उसके यूट्रस को भी निकालना पड़ा। उसकी जान बचाने का बस यही एक आखिरी रास्ता था। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ओटी से बाहर आईं तो उन्होंने गहरी सांस ली और हमें सब बताया कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। क्या मेरी बहन ठीक है? वो जिंदा तो है ना डॉक्टर? मेरे पति ने आगे बढ़कर घबराए हुए अंदाज में अपनी बहन की जिंदगी के बारे में पूछा, जिसकी वो कब से भगवान से भीख मांग रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि अभी हमें कुछ देर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, कमजोरी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर ने खतरा टलने की बात अभी पक्के तौर पर नहीं की। हम फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगे। कई दिनों तक हमें अस्पताल में रहना पड़ा,
लेकिन खुशी इस बात की थी कि भगवान ने हमारी सुन ली। मेरी नंद को एक नई जिंदगी मिल गई थी, लेकिन उसके जीवन में जो कमी आ गई थी वो कभी भर नहीं सकती थी। मेरे सास, ससुर और पति सब लोग अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। उन्होंने रीमा से माफी मांगी, लेकिन अब तो जो हो गया था सो हो गया था। बस अब तक यही था कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती थी। उसने इन बीते महीनों में न जाने कितना कुछ झेला था। अपनों की नफरत, उनका बुरा व्यवहार, उसे इतने लंबे समय तक बंद करके रखा गया, इस चीज ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो भले ही हमें सामने से जिंदा दिख रही थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। ठीक होने के बाद हम उसे वापस घर ले आए, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप रहती थी। उसे अब किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी सास और बाकी सबने उससे रो रो कर खूब माफी मांगी और अपने किए पर पछतावा भी किया। सास कहने लगी, मेरी बेटी, माफ कर दो, मैं बदनामी के डर से अंधी हो गई थी, इसीलिए कुछ समझ ही नहीं पाई, इसीलिए मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। रीमा बोली, मम्मी, मैंने सबको माफ कर दिया है, मैं बेकसूर थी, ये भगवान जानता था, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। उसने बिना किसी दुख के साफ अंदाज में कहा। उसने सबको भले ही माफ कर दिया, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब हम सब यही चाहते थे कि किसी अच्छे और समझदार इंसान के साथ उसकी शादी हो जाए, ताकि वो अपना घर बसा सके और उसका बोझ हल्का हो जाए। मेरे ससुर ने एक दिन हिम्मत करके उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते देख रहे हैं, ताकि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सको। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। ये कहते हुए उन्होंने नंद की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुझे अब कहीं नहीं जाना, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। आप लोग बस मुझे इस घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए, वही काफी है। नहीं तो साफ साफ बता दीजिए, मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन शादी के नाम पर मेरी जिंदगी अब और बर्बाद मत करिए। उसने दो टूक अंदाज में साफ मना कर दिया। वो कहने लगी, अभी तक मैंने जितनी बेइज्जती और जुल्म इस घर में बर्दाश्त किया है, क्या आप चाहते हैं कि अब मैं दूसरों के घर जाकर भी यही सब सहूं, ताकि हर रोज मुझे बांझ होने का ताना मिले? मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मेरी जिंदगी वैसे ही आप लोगों ने मिलकर नरक बना दी है। अब तो कम से कम मुझे चैन से जीने दीजिए। आप लोगों का अगर बस चलता तो मेरी जान ही ले लेते। वो तो सही समय पर भाभी मुझे अस्पताल ले गई, वरना आज मैं यहाँ जिंदा नहीं बैठी होती। भाभी, मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। मैंने भी माँ की तरह हमेशा आपको कड़वी बातें सुनाई थी, आपसे नफरत करती थी, लेकिन आपने मुझ पर जो एहसान किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मुझे समझ आता है कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मम्मी आपको आपकी बहन का ताना हर वक्त मारती रहती थी, और शायद उसी का नतीजा ये है कि मुझे ये सब भुगतना पड़ा। सही कहा है किसी ने, माँ बाप के कर्मों का फल कभी कभी बच्चों को भी भोगना पड़ता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। इसके बाद से उस घर में किसी ने भी रीमा के सामने शादी का नाम तक नहीं लिया। बाकी के घर वाले मुजरिमों की तरह उसके सामने रहते, लेकिन अब उससे कुछ भी नहीं कहते। कई बार इंसान अपनी झूठी इज्जत, घमंड और समाज के डर में इतना अंधा हो जाता है कि बिना सच जाने वो सिर्फ शक के आधार पर सजा तय कर देता है, जो सबसे गलत है, जिसकी कीमत अक्सर किसी बेगुनाह इंसान को अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर चुकानी पड़ती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले इंसान को खुद की सोच पर सवाल करना चाहिए, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन कई बार उसका कर्ज उसे चुकाना पड़ता है, जिसकी कोई गलती नहीं होती। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए, और कोई भी फैसला लेने से पहले स्थिति को अच्छे से जांच लें, क्योंकि कभी कभार हमारे गलत फैसले किसी की पूरी जिंदगी या किसी के परिवार की सारी खुशियां छीन कर रख देते हैं। रीमा के साथ जो कुछ भी हुआ, आपको क्या लगता है दोस्तों, असल में इसका जिम्मेदार कौन था? दोस्तों, आप किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। कहानी में दिखाए गए विचार, परंपराएं और व्यवहार समाज के कुछ पहलुओं को दर्शाने के लिए हैं, ना कि उन्हें बढ़ावा देने के लिए।
हम किसी भी प्रकार के हिंसा, भेदभाव या गलत व्यवहार का समर्थन नहीं करते। दर्शकों से निवेदन है कि इस कहानी को संवेदनशीलता और समझदारी के साथ देखें। धन्यवाद।